पॉल मिरियम रिलेशनशिप इन सन्स एंड लवर, ठीक है, इन दोनों का रिलेशनशिप दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आफ्टर जर्ट्रूड, ठीक है। अब हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए? हमारा इडिपल कॉम्प्लेक्स हो गया है, ऑटोबियोग्राफिकल नॉवल हो गया है, उसके बाद हमारा जर्ट्रूड का कैरेक्टर हो गया, और अब हमारा रिलेशनशिप्स पे जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। पॉल मिरियम रिलेशनशिप इज कंसीडर्ड टू बी द कोर ऑफ द नॉवल, व्हाई? बिकॉज इट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ लॉरेंस टू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वीमेन। अच्छा, उसका बेसिक क्या मकसद था कि वो मैन एंड वीमेन रिलेशनशिप, ये जो टू जेंडर रिलेशनशिप है ना, उसमें उसने डिफरेंट रिलेशनशिप शो किए, जिसमें उसने दिखाया कि मैन इन डिफरेंट रिलेशन, मतलब मैन जो है वो एज अ मदर, एज अ सन, एज अ फादर जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है, और एज अ लवर वो कैसे बिहेव करता है, और सेम इज द केस विद द फीमेल, ठीक है। तो उसने ये सारा मैन एंड वीमेन का, ही हैज डिस्कस्ड द वेरी सब्जेक्ट इन अ नंबर ऑफ हिज नॉवेल्स, सो सन्स एंड लवर इज नो एक्सेप्शन। वी फाइंड फोर नॉट्स ऑफ रिलेशनशिप इन हिज नॉवेल। फोर नॉट्स ऑफ रिलेशनशिप्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से नॉट्स नॉट्स थे जी रिलेशनशिप में? फॉर इंस्टेंस, वॉल्टर जर्ट्रूड रिलेशनशिप, ठीक है, that is initially based upon romantic ideas of Gertrude, and upon their unfulfillment it transformed into heating mess of quarrel and of misunderstanding. Then there is Gertrude William and then Paul relationship that is totally based upon making sons as husband substitute, which wreaks havoc in emotional upbringing of her sons, and their relationship with the girls of their age eventually fails. अब क्या हुआ कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ये जो है एक मैस क्रिएट करती है उनकी लाइफ में, इस हद तक मैस क्रिएट कर देती हैं कि सन्स को जो है सब्स्टिट्यूट समझ लिया जाता है हस्बैंड का, और फिर फाइनली क्या होता है कि वो जो सन्स होते हैं वो गर्ल्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बरकरार नहीं रख पाते। देन वी हैव पॉल मिरियम रिलेशनशिप विच इज टू बी डिस्कस्ड एट लेंथ इन दिस आर्टिकल, एंड देन पॉल क्लारा रिलेशनशिप। फिर उसके बाद हमारे सामने कौन कौन से रिलेशनशिप्स आए? पॉल मिरियम रिलेशनशिप, और फिर उसके बाद कौन सा? पॉल एंड क्लारा रिलेशनशिप, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्ट्रूड का रिलेशनशिप क्या था, फिर मदर का सन्स के साथ क्या था, फिर पॉल का, और फिर पॉल का क्लारा के साथ, पॉल का मिरियम के साथ, और पॉल का क्लारा के साथ। तो ये क्या थे? was established temporarily to extinguish the sensual desires of Clara, but it also ends in vain. Paul Miriam relationship on the other hand is based upon Miriam's spiritual ideals, ठीक है। अब ये जो पॉल मिरियम रिलेशनशिप जिसकी अभी हम बात कर रहे थे इतने सारे रिलेशनशिप्स में, तो वो क्या था? वो मिरियम स्पिरिचुअल आइडियल्स पे बेस करता था। हम अपने एक आइडियलाइज वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, और मिसेस जर्ट्रूड कहाँ पे रहती थी? वो अपनी रोमांटिक वर्ल्ड में रहती थी, ठीक है। जब उनको वो चीज नहीं मिली तो शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। सेम इज द केस विद द मिरियम। मिरियम जो है उसके कुछ स्पिरिचुअल आइडियल्स थे, ठीक है। जब उसको वो नहीं मिले तो उनका भी रिलेशनशिप खराब हो गया। दैट पॉल सीम टू डिटेस्ट, बट पॉल लर्न फ्रॉम critical remarks of Miriam on his painting, and he teaches her algebra and French. Thus, he has an outlet for intellectual thought to get disturbed through Miriam. ठीक है, अब उसका एक आउटलेट हुआ किससे? कि उसका इंटेलेक्चुअल थॉट कि वो जो मीडियम की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, अब वो क्या हुआ कि उसको एक आउटलेट मिला फॉर हिज इंटेलेक्चुअल थॉट टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू मीडियम, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके थ्रू मीडियम। बट देयर रिलेशनशिप डज नॉट गो वेल ऑन गुड टर्म्स एज टाइम गोज, लेकिन उनके फिर भी रिलेशनशिप जो है वो अच्छे टर्म्स में नहीं आगे जा सके। पॉल मिरियम रिलेशनशिप में देख लेते हैं कि उनका जो फर्स्ट मीटअप था वो क्या था। The first meeting Paul and Miriam takes place when Paul with his mother goes to the Lever's family at the Willys farm. Paul Morel is deeply enchanted by the broad landscape. ये जी याद रखिएगा, लीवर्स फैमिली थी और वो कहाँ पे रहती थी? वैलीज फार्म में रहती थी। फातिमा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लें अपने रजिस्टर पे। Paul Morel is deeply enchanted by the broad landscape and beauty of nature. At first, Paul mostly spent his time with the brother of Miriam, but later he gradually started taking interest in Miriam. पहले तो वो उसके ब्रदर के साथ टाइम गुजारता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मिरियम में इंटरेस्ट लेने लग गया। मिरियम रोमांटिक नेचर और उसकी स्पिरिचुअल कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू डिनाई दैट
It is difficult to deny that Miriam has a romantic nature and she often considers herself a Walter Scott heroine. ठीक है, अब क्या था कि मीडियम की भी रोमांटिक नेचर थी और वो अपने आप को क्या कंसीडर करती थी, वो अपने आप को कोई वॉल्टर स्कॉट हीरोइन जो है वो कंसीडर करती थी इन सिंपल टर्म, सेंसिटिव एंड ओवर रिफाइंड। ठीक है, कुछ सेंसिटिव थी, कुछ वो ओवर रिफाइंड भी थी। मीडियम डिटेस्ट वल्गैरिटी दैट इज फाउंड इन हर ब्रदर। उसको वल्गैरिटी बहुत बुरी लगती थी, बट शी फाइंड्स पॉल अ डिफरेंट मैन, डिफरेंस इन सेंस दैट ही हैज डिफरेंट टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल, one like his interest in algebra, painting, poetry and French, and a man who had death in his family। एक ऐसा मैन जिसकी अभी फैमिली में डेथ हुई थी, यानी कि उसके भाई की डेथ हो गई थी। Miriam draws her spirituality from metaphysical outlook of her mother, but her overturned spirituality becomes a stout hurdle in continuing her relationship with Paul। लेकिन उसका ये जो overturned spirituality थी ना, बाद हम इतने spiritual हो जाते हैं कि हम rigid हो जाते हैं, extreme की तरफ चले जाते हैं ना, तो फिर वो रिलेशनशिप कायम नहीं कर पाई। एज मेंशन्ड बिफोर, मिरियम हैज डेवलप्ड हेट्रेड फॉर सेक्स एंड इट्स implication। दिस makes her different from the girls of her age, but Paul thinks Miriam like a common girl। He needs her for his sexual gratification, but Miriam resists his sexual advancement, thus making Paul annoyed by spiritual stubbornness। For instance, Miriam folds her arm around her 5-year-old brother and sways him। This agitates Paul and he bitterly questions, why do you make a fuss for? Paul wants to say that when Miriam can show her affection towards her brother, why not Paul? कि अगर वो अपने ब्रदर की तरफ इतनी अफेक्शन शो कर रही है तो पॉल की तरफ क्यों इतनी अफेक्शन शो नहीं करती? First phase of relationship, owing to Miriam overtly religious outlook, the Paul Miriam relationship grows on an abstract plane, but its growth is slightly visible। This is the phase when both of them realize their worth for each other। Paul learns the critical significance of his painting when Miriam uses Paul as mean to give vent to her innermost emotions। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि बोथ उन दोनों को रियलाइज क्या होता है कि उनकी वर्थ फॉर ईच अदर। पॉल पॉल जो है वो लर्न करता है क्रिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हिज पेंटिंग्स, कि वो क्रिटिकल सिग्निफिकेंस उसकी पेंटिंग्स की कैसे है। व्हाइल मीडियम यूजेस पॉल एज मींस टू गिव वेंट टू हर इनरमोस्ट, जबकि मीडियम को क्या मिला पॉल से कि उसके इनरमोस्ट इमोशंस जो है उनको एक आउटलेट मिल गई। In fact, it is Paul that make a flower sink into the soul of Miriam। Only he could make her own। ठीक है, अब ये पॉल था जिसने असल में मिरियम के दिल में एक इस तरह का बीज बोया था इमोशंस का। वन डे देयर इज एन orange moon situated at the top of the sky, and such romantic seed boils the blood of Paul's chest। He wanted to crush Miriam upon his chest, but none of them even tried to kiss each other। Second phase देख लेते हैं कि क्या हुआ था इनके रिलेशनशिप में। द सेकंड फेज ऑफ पॉल मिरियम रिलेशनशिप बिटवीन a legitimate test for Miriam and her controlled love for Paul। Paul is determined to get Miriam into the sexual life of a normal girl in love। Miriam too decides to submit to Paul's sexual desire, but it does not come as Paul's plan to। Whenever Paul tried to have sex with her, she immediately recoils। When Miriam lives with her grandparents, Paul gets a chance to do whatever he likes, but her immolating response disappoints Paul and he wishes he were sexless or dead। Thus, her indifference to sex gradually make Paul bade a goodbye to Miriam। Final rejection after such a core spiritual connection, then comes the death of Paul's mother, and her death by cancer leaves significant effect on him। Miriam has grown into stiff woman with her youthful bloom gone। She thinks that Paul is wasting his life and offers her proposal of marriage। उसको ऐसे लगने लगा कि पॉल जो है वो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है और वो उसको ऑफर करता है प्रपोजल ऑफ मैरिज, बट पॉल इमीडिएटली रिजेक्ट्स हर प्रपोजल। लेकिन उसको प्रपोजल जो है वो देती है वो अपना प्रपोजल ऑफ मैरिज, लेकिन पॉल जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। ही सेज दैट शी लव्स हिम सो मच दैट शी वांट्स टू पुट हिम इन हर पॉकेट, कि वो भी शायद उससे इतनी मोहब्बत करती है कि वो उसको अपनी पॉकेट में डालना चाहती है। यानी कि वो चाहती है कि जिस तरीके से उसकी माँ उसको करती रही है, उसको यूज करती रही है, तो ये भी शायद चाहती है कि ये भी उसके इशारों में नाचे। She could only sacrifice herself to him every day। Her sacrifice was unacceptable to him, so Paul bade a cold farewell to Miriam।
अब हम देखते हैं कि इस हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ रिलेशनशिप। अब इसमें देखते हैं कि कौन रेस्पॉन्सिबल था इस फेलियर ऑफ रिलेशनशिप में, जो कि पॉल एंड मिरियम का था। This question, as difficult as it may sound, has been debated by critics to get degrees. Some argue Gertrude is responsible for the split between the two, while others point their finger at Miriam's rigid spirituality. Mike Sprague puts the burden of the spirit upon Miriam's shoulder. माइक स्पार्टा कहता है कि भाई कसूर जो है ना वो मिरियम का था। ठीक है, मिरियम फ्रिजिडिटी इज रूटेड इन हर ओन नेचर एंड नॉट इन मेयर इग्नोरेंस ऑफ सेंस। तो मतलब उसकी ये फ्रिजिडिटी तो जो थी ना उसकी नेचर का पार्ट थी, बल्कि तो हर प्योरिटी इज नलिटी rather than innocence. She lacks real warmth and Paul in his youthful experience is unable to rouse in her. So the person equally puts the responsibility of the spilt on both Paul and Miriam. But there is an equal share of Gertrude also in bringing about the separation. Gertrude's moral health tightened her emotion grip upon Paul, and she is unable to realize how much havoc she has wreaked in Paul's youthful life. She fails to get the nerves of Miriam's limitations, and Miriam stubbornly clings to her rigid spiritual ideas that collectively brings about their separation. Conclusion देख लेते हैं. Conclusively, Paul-Miriam relationship demonstrates physical as well as spiritual lack of understanding. It is something that is hard to achieve, but it surely depicts how much damage it may cause if natural desires are dealt with unnatural way. अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई कितना मुश्किल हो जाता है किसी चीज को पाना। It surely depicts how much damage it may cause, कि कितना डैमेज हो सकता है कि अगर नेचुरल डिजायर्स को अननेचुरल वेज में डील किया जाए। ठीक है, द बेसिक मैसेजेस हियर। ठीक है, जब भी आप नेचुरल चीजों को अननेचुरल वे में पाने की कोशिश करेंगे ना तो उसका एक डिजास्टरस एंड होगा। तो दैट्स वाई कोई भी इंसान यहाँ पे रिलेशनशिप निभा नहीं सका, और ये हमारी मॉडर्न लाइफ का डिलेमा है कि हम लोग रिलेशनशिप्स नहीं निभा पाते। ठीक है, हम लोग एक्सट्रीम हो जाते हैं बहुत सारे केसेस तो इसमें हर इंसान को दिखाया गया है कि वो एक्सट्रीम था अपने केसेस में। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे ख्याल है इतना